Dear student, this is third and last application of dimensional analysis. Third and most important application of dimensional analysis to derive relationship among physical quantities. To derive relationship among physical quantities by using the principle of homogeneity of dimensions. The form of expression for a given physical quantity can be obtained if we know the factors upon which that physical quantity depends. हम यदि जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है उसमें हमने कहा कि डायमेंशनल फार्मूला किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है यदि या किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशन के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। तो यदि हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला मालूम है और साथ में किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला मालूम है, साथ ही हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी किन किन चीज़ों पर, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड है, ये यदि बता दिया जाए तो हम दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशन में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशन में जो डायमेंशंस हैं वो प्रत्येक टर्म में सेम रहते हैं, प्रत्येक टर्म में सेम रहते हैं। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के उन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ से क्या रिलेशंस होंगे, इसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं यदि हमें पहले से मालूम हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। तो हम, चूँकि हमें मालूम कि एक फिजिकल क्वांटिटी, हम फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स मास और एक्सीलरेशन के पर डिपेंड करता है। फोर्स, मास और सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमें कहा गया कि फोर्स के लिए डेरिवेशन फाइंड आउट करो, फोर्स के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करो, क्योंकि फोर्स जो है मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। सिंस फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सीलरेशन एंड वी नो दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, since dimensional formula of force and relations of m and a also shows that particular dimensional formula. We suppose f proportional to m raised to a and m raised to f raised to m into a raised to b. हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि फोर्स मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, तो फोर्स F प्रोपोर्शनल टू m की पावर a ले लिया हमने, और सेकंड थिंग किस पे करता है, एक्सीलरेशन पे, तो एक्सीलरेशन की पावर c ले ली कि F प्रोपोर्शनल टू m की पावर a एंड इंटू c की एक्सीलरेशन a की पावर, या एक्सीलरेशन को f से यहाँ शो कर दें, f की पावर b। अब हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लें जो कि हमेशा डायमेंशन लेस होगा। यही एक मैंने डायमेंशनल एनालिसिस की एक प्रॉब्लम है कि वो एक तो कांस्टेंट को कभी वैल्यू शो नहीं करती, दूसरा जितने भी कांस्टेंट माने जाते हैं उन्हें हमें डायमेंशन लेस लेना होता है, जबकि ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हैं जो डायमेंशन लेस नहीं है, लेकिन हम जिनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे उनमें हमारा कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हमने लिया k, तो f इज इक्वल टू k m की पावर a और f की पावर b। अब हम इनको यदि उसमें कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड को f का डायमेंशनल फार्मूला होगा m l t रेज टू -2 और लेफ्ट साइड में
के डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसकी प्लेस पे लिख दिया 1। अब m का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m रेज टू a, और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला था l t माइनस 2, इसके ऊपर इसकी पावर आ जाएगी b की, तो l रेज टू b और t रेज टू माइनस 2b हो गया। तो m की पावर a, l रेज टू माइनस 2b, l रेज टू b एंड t रेज टू माइनस 2b। अब इनके भी दोनों तरफ के पावर्स में कंपेयर कर देंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। ये तो सिंपली ऑलरेडी बताया। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल एक, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r। ये कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए कंपलसरी है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के जो सेंटर की ओर लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जबकि उस पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई किया गया हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कह रहा है कि एक्सप्रेशन, हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, जो कि मास m के, जो मास m का आपका मास m का कोई ऑब्जेक्ट है जो r रेडियस के सर्किल में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब 3 थिंग्स हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, velocity of object v and radius of circle r. There are 3 things. तो हमने कहा कि let suppose F proportional to m raised to power a, माने मैग्नीट्यूड का मास जो है, मास की पावर a है, मास का डायमेंशन a डायमेंशन का यूज करता है। F proportional to v की डायमेंशन v ले ली हमने, v वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है तो v रेज टू b, और रेडियस पे भी डिपेंडेंसी है तो r रेज टू c। एम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू k, k जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। k m रेज टू a, v रेज टू b, r रेज टू c। अब वी नो दैट द dimensional formula of f is m l t minus 2। तो अब हम डायमेंशनल इक्वेशन नोट करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला f m l t minus 2 is equal to 1 into डायमेंशन ऑफ k तो होगा नहीं, तो 1 इसको नोट कर दिया, 1 into m फॉर मास है तो मास का डायमेंशन m रेज टू a, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला l t माइनस 1, l t माइनस 1 रेज टू b, एंड r रेडियस है, डिस्टेंस है तो l रेज टू c। नाउ पावर ऑफ m रेज टू a, क्योंकि एक और कोई टर्म नहीं है, l रेज टू b और यहाँ l रेज टू c आया, l रेज टू b इंटू l रेज टू c, तो क्या हो जाएगा, पावर सम हो जाएगी l रेज टू b प्लस c। अब आए t पर t रेज टू माइनस 1, तो माइनस 1 में b को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, t रेज टू माइनस b, और यहाँ दोनों में t का टर्म नहीं है। तो हमें डायमेंशनल फार्मूला राइट साइड में मिला m रेज टू a, l रेज टू b प्लस c, t रेज टू माइनस b। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस, powers should be same on both sides. Powers should be same on both sides. It means A should be equal to 1, L should B plus C should be equal to 1, and T raised to minus B is equal to minus 2. So we get minus B is equal to minus 2, B plus C equal to 1 and T equal to 1. तो A की वैल्यू तो 1 हो गई, B plus C is equal to 1,
और यही कह रहा माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो बी इक्वल टू 2, a1 इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 यहाँ रख देते हैं, b इक्वल टू 2, तो we get c is equal to 2 plus c is equal to 1, then c is equal to minus 1. अब यहाँ जाके हम वैल्यू रख देते हैं ABC की, डायमेंशन सी निकालते हैं, डायमेंशन जैसे निकले रिलेशन बन जाएगा, f is equal to k, m a की वैल्यू 1 तो m b की वैल्यू 2 तो m v स्क्वायर और c की वैल्यू -1 तो r रेज़ टू -1, तो हमें मिला f इज इक्वल टू k इंटू एम वी स्क्वायर अपन r। यही रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, f इक्वल टू k इंटू एम वी स्क्वायर अपन r। सेकंड एग्जांपल हमने दिया, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम using method of dimensions while it depends on mass m of the bob, length l of the pendulum and acceleration due to gravity g। ठीक है, ये कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम जिसका बॉब m मास का है, उसको l लेंथ की डोरी में लटका के हम क्या करा रहे हैं, ऑसिलेशन करा रहे हैं, ऑसिलेशन करा रहे हैं। तो ऑसिलेशन में क्या होगा कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सप्रेशन देना है, डिड्यूस करना है। तो यही कह रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये सिंपल पेंडुलम में क्या है, मास ऑफ बॉब, कितना मास लटक रहा है, लेंथ ऑफ, लेंथ, ठीक, लेंथ l, और थर्ड थिंग ग्रेविटी g। तो इट मीन्स टाइम पीरियड t डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड ग्रेविटी g। अब इनकी पावर ABC मान लेते हैं। एज्यूम दैट टाइम पीरियड t प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू a, l रेज़ टू b एंड g रेज़ टू c। इन्होंने दे रखी है कि m पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड करता है, g पे डिपेंड करता है। हम ठीक है मान लिया। Then t is equal to proportional constant k लगाया, k into m raised to a, n raised to b, g raised to c, where k is dimensionless constant। क्योंकि इसमें जो भी रहता है, ये इसकी लिमिटेशन है कि k जो है हमेशा डायमेंशनलेस रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी या इसकी पोजीशन क्या है, इसके स्टेटस को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस में। तो नाउ डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, t टाइम है तो टाइम की डायमेंशंस हो गई t, वैल्यू की कांस्टेंट है 1 इंटू m, m फॉर मास, मास की डायमेंशंस a, m रेज़ टू a, l की डायमेंशन लेंथ है तो l की डायमेंशंस l रेज़ टू b and g is the acceleration, so its dimensional are lt minus 2 raised to c. We can write it m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1 is equal to m raised to a, m का कोई टर्म नहीं है, l raised to b, और जब हम अप्लाई करेंगे पावर तो l raised to c, l raised to b into l raised to c, पावर सम हो गई तो l raised to b plus c into t raised to minus 2 into c। तो हमें मिला डायमेंशनल इक्वेशन m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1 is equal to m raised to a, l raised to b plus c and t raised to minus 2c. It means dimensions of m should be, dimensions of a, m is that a should be equal to 0. So a equal to 0. Dimensions of length b plus c should be equal to also 0, then b is equal to minus c, while minus 2c dimensions of time will be equal to 1. So we get minus 2c is equal to 1 and c is equal to minus 1 by 2. So b is equal to 1 by 2. When b is equal to 1 by 2, then c is equal to minus 1 by 2. c equal to minus 1 by 2, so b equal to 1 by 2. From equation 1 we get
t इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू रख देते हैं k m रेस टू वैल्यू ऑफ a 0, l रेस टू वैल्यू ऑफ b 1/2, g रेस टू c -1/2। हम इसको नोट कर सकते हैं k इंटू एल अपान जी, इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया तो हो गया एल अपान जी रेस टू 1/2, और 1/2 को हम शो करते हैं अंडर रूट सी, यही टाइम पीरियड का वो है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ k इज 2 पाई। तो चूंकि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट or dimensionless constant. It does not say anything about dimensionless constant or dimensional constant. ये इसकी वैल्यू क्या होगी, किसी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इसको नहीं बता सकता, यही इसकी लिमिटेशन है। लेकिन रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है इन द टर्म ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, the speed of sound v in a gas depends on the pressure p and density d of that gas. Obtain formula for speed of sound. ये कह रहा है कि गैसों में जो साउंड की स्पीड है, किसी गैस में साउंड की स्पीड v के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए, जबकि साउंड की जो स्पीड, गैस के अंदर साउंड की स्पीड गैस के प्रेशर और उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। गैस के अंदर साउंड की स्पीड और वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड प्रेशर। लेट assume that speed of sound v is directly proportional to p raised to a and d raised to b. d raised to a and p raised to b भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। p raised to a और into d raised to b. So v is equal to k into p की पावर a into d की पावर b, where k is dimensionless constant. Where k is dimensionless constant. Now write dimensions of physical quantities. Dimensions of physical quantities. Velocity v is equal to l into t raised to -1 इज इक्वल टू के डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 कर दी हमने, यहाँ 1 इंटू प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है m इंटू एल रेस टू -1 इंटू टी रेस टू -2 पे पावर e। ये डायमेंशनल जो फार्मूले हैं आपको वो याद रखने होंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर m एल रेस टू -1 टी रेस टू -2, और इस पर पावर कितने की है, a की। इसी तरह से डेंसिटी का डायमेंशन होगा m l रेस टू -3, इसकी पावर कितनी है, b। तो m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू -1, m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू -1। तो ये हो गया यहाँ का, इसको हमने m नहीं था m का टर्म, m l t की, जिसमें m l और t के टर्म्स आते हैं, उन्हीं के रिलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेशन किनके, सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज में जिनमें टर्म एम एल टी हो। दूसरी चीज कि उन्हीं क्वांटिटीज जिसमें केवल 3 टर्म्स आते हो, उन्हीं के हम डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, डायमेंशनल रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये लिमिटेशंस हैं किसकी, ये लिमिटेशंस हैं आपकी डायमेंशनल एनालिसिस की। तो द डायमेंशन, अब यहाँ पर देखते हैं k तो हो गई है, m 2 टाइम्स आया, m की पावर a है, यहाँ पर जब अंदर लेंगे पावर को, m की पावर a और पावर ऑफ m b, तो m रेस टू a एंड इंटू m रेस टू b, ये सम होकर क्या हो जाएगा, m रेस टू a प्लस b, l रेस टू -1 इंटू a, l रेस टू -a, एंड सिमिलरली l रेस टू -3 इंटू b, l रेस टू -3b। तो l रेस टू -a इंटू l रेस टू -3b, ये आपस में सम होके क्या बना लिए, l रेस टू -a -3b, वाई t रेस टू -2a, और यहां पर नहीं है t, तो t रेस टू -2a। नाउ कंपेयर डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स। नाउ कंपेयरिंग
dimensions of fundamental quantities of both sides on dimensional equation। ये डायमेंशनल इक्वेशन है। अब इसके जो फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशंस हैं, जैसे मास का डायमेंशन यहाँ 0 है, यहाँ a प्लस बी है, डिफरेंट हो नहीं सकते, एक ही डायमेंशनल फार्मूला को शो कर रहे हैं इसलिए सेम होंगे। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली माइनस a माइनस 3b शुड बी इक्वल टू 1 एंड माइनस 2a इज इक्वल शुड बी इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, a इज इक्वल टू, सो a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2 and a plus b equal to 0, so b is equal to minus a, hence when a equal to 1/2 then b is equal to minus 1/2। now we get a is equal to 1/2 and b is equal to minus 1/2। यहाँ हमने रख दिया फार्मूला फर्स्ट में k p raised to 1/a p raised to 1/2 और d raised to minus 1/2। और अंडर रूट 1/2 का मतलब होता है पावर का अंडर रूट, तो हमने फार्मूला लिया v इज इक्वल टू k अंडर रूट p अपॉन d। तो ये था आपका टू ड्राइव रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। इसी में बाद आता है एक टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट जो आपको मिला वो क्या था, दिस मेथड डज नॉट give any information about the dimensionless constant key। this method or dimensional analysis does not gives us any information about dimensionless constant key। ये जो मेथड है जिन एप्लीकेशंस में हम यूज कर रहे हैं उन एप्लीकेशंस में जब हम रिलेशन ड्राइव करते हैं तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट उसे डायमेंशन लेस कांस्टेंट मानता है, और डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में उसकी वैल्यू क्या होगी या किस तरह का होगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। फर्स्ट लिमिटेशन माने इसकी जो पहली सीमा है, पहली लिमिटेशन है वो ये है। दूसरी चीज, जिन स्थानों पर इक्वेशन है, जिन स्थान सेकंड कि सिर्फ उन्हीं में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है, डायमेंशनल एनालिसिस उन्हीं में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है जिनमें केवल और केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज का यूज हुआ हो। MLT का जिनमें यूज है उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की बीच डायमेंशनल एनालिसिस रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। मोर देन 3 पर डायमेंशनल एनालिसिस वर्क नहीं करता। सेकंड लिमिट इसकी हो गई, सेकंड लिमिटेशन पॉइंट, इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स और मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड, इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड लिमिटेशन है कि ये तब काम नहीं करेगा जैसे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो जहां पर भी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ऐसे जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मोर देन वन के प्लस माइनस से रिलेटेड हैं या जो इक्वेशंस के फॉर्म में हैं, जो मोर देन 1 टर्म कंटेन करते हैं, जिनमें एक से अधिक टर्म्स का प्लस माइनस से उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना इस मेथड से मुमकिन नहीं है। तो थर्ड पॉइंट जो थर्ड लिमिटेशन है, इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 or more quantities, और it fails to drive relationship which involve trigonometrical or exponential terms। ये ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस किसी भी ऐसे फार्मूले को ड्राइव करने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज होता है। ठीक है, तो और जब मैंने उन फार्मूलाज में जहां पर डायमेंशनल कांस्टेंट है उन फार्मूलाज के भी इस्टेब्लिशमेंट में ये हेल्प नहीं करता, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन
नहीं देता। और साथ ही इस मेथड से ये क्लियर नहीं होता कि ये लीनियर है या ये स्केलर है या वेक्टर। डायमेंशनल एनालिसिस स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस नहीं करता। और जिन फार्मूलाज में, एक और लिमिटेशन है, जिन फार्मूलाज में एक ही टर्म को 2 टाइम्स लिया गया है, जैसे mg/l, ये सरफेस टेंस माने इसमें यूज होगा, बता रहा हूं इसका। mg/l πr²l गैमा πr²l। जब हम इसको ड्राइव करेंगे, जब इस रिलेशन को चेक करेंगे या ड्राइव करेंगे, तो ये एल एल आर स्क्वायर को लेंथ में मेजर करेगा और हमें पर्टिकुलर फार्मूला नहीं देगा। इस फॉर्म में फार्मूला नहीं प्रोवाइड करता। इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ये पहला, डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में या डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, वहां फेल हो जाता है। दूसरा, ये उन्हीं में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है जिसमें एम, एल और टी के टर्म्स हो। तीसरा, ये 3 से अधिक मोर क्वांटिटीज के लिए भी रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो तो नहीं कर सकता। 4, ये डायमेंशनल एनालिसिस ऐसे स्थानों पर फेल है जहां पर फिजिकल क्वांटिटीज 2 आर मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज का सम आर डिफरेंस है। फिर ये स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस नहीं कर सकता। और ये कुछ फार्मूलों में जहां एक से अधिक टर्म, लेंथ, मास और उसके हैं, तो इनको कलेक्टिवली देता है, अलग पृथक या नहीं दिखाता या शो नहीं करता। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इसलिए ये चैप्टर टोटल अब एंड हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।